जय हिंद साथियों। एफेंडो एकेडमी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी स्पेशल की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियां। मिट्टियों को याद रखिए, मृदा भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे हम सॉइल बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग मृदा की सामान्य जानकारी देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में जानकारी लेंगे और उत्तर प्रदेश की मृदा का वर्गीकरण और उसकी विस्तृत आख्या देखेंगे। तो सबसे पहले मृदा का सामान्य परिचय देखते हैं। तो सामान्य परिचय में सबसे पहले दोस्तों मिट्टी होती क्या है ये मैंने बताने का प्रयास करा है। तो मिट्टी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का ढेर है। अब ये कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। जैसे जमीन पे पेड़ पौधे या कोई जानवर सड़ मर जाता है तो वो जो बनती है चीज खाद के रूप में उसे ह्यूमस कहा जाता है, वही हमारा कार्बनिक पदार्थ है। अब अकार्बनिक पदार्थ के बारे में बात करें तो चट्टानें टूटती हैं, छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं, तो ये अकार्बनिक पदार्थ है। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है साथियों? मृदा कहलाता है। अब हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि मृदा का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? तो साथियों मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। और अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे वासली विच डोकोचेव जो रूस के थे, इन्हें मृदा भूगोल का जनक कहा जाता है। अब अगला सवाल आपसे हो सकता है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर से मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 2014 से चालू किया। और ये प्रस्ताव किसने दिया था कि विश्व मृदा दिवस मनाना चाहिए हमें? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस के प्रस्ताव पर यह मृदा दिवस मनाने का सोचा गया और ये प्रस्ताव पारित हुआ। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व मृदा दिवस मनाने का कारण क्या है आखिर? तो विश्व मृदा दिवस मनाने का साथियों कारण है खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन के समाधान हेतु मृदा प्रबंधन और पुनर्वास। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा जो दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो साथियों ये थाईलैंड के दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। अब अगला सवाल हो सकता है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो साथियों भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। आइए कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग जान लें जो हमसे कई बार छोटे छोटे पेपरों में पूछ ली जाती हैं। रंग के आधार पर जो मृदा है ये हम क्या बताती है, इसके यानी विभाजन किस तरीके से किया जाता है? अगर मिट्टी काली मिट्टी आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है उसमें ह्यूमस या लावा जनित मृदा है ये, यानी या तो ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी या वो लावा जनित मिट्टी है। अगली बात, अगर मिट्टी का रंग आपको पीला दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि ये जल बहाव क्षेत्र की मृदा है। अगर आपको धूसर मृदा दिखाई दे रही तो इसका मतलब है इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है। अगर आपको धूसर नीली दिखाई दे रही है मृदा तो इसका मतलब ये दलदली क्षेत्र की मृदा है। अगर आपको सफेद मृदा दिखाई देती है तो इसका मतलब ये लवणी मृदा है। साथियों इतनी बात समझ आ गई होगी। अब एक सवाल बहुत बार पूछा गया कि फसल उत्पादन के लिए किस मृदा की आवश्यकता होती है, यानी उसका पीएच मान कितना होता है? तो ये साथियों जिस मृदा यानी मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होता है तो इसका मतलब वो मृदा उपजाऊ मानी जाती है। तो ये तो हो गए साथियों बेसिक जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान। तो साथियों अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए आप कि भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसे ICAR कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो इसका मुख्यालय साथियों कहाँ है?
इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसने भारत में 8 प्रकार की मृदा को बताया है, यानी मिट्टी का जो विभाजन किया है ICAR ने, वो 8 प्रकार की मृदा बताई हैं। कौन कौन सी 8 मृदाएं हैं? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा और पीटमय मृदा और वन मृदा। तो ये 8 प्रकार की मृदाएं बताई गई हैं। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा फैली है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो मृदा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, वो है जलोढ़ मृदा। और आपसे पूछा जाए कि सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो वो भी जलोढ़ मृदा है। आपसे पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय मृदा कौन सी है, तो वो भी जलोढ़ मृदा है। अब कुछ और बातें समझ लीजिए कि विश्व में सबसे पहली बार मिट्टी का वर्गीकरण किसने किया है? तो सबसे पहली बार मिट्टी का वर्गीकरण 1879 में डोक सेव ने किया था। और आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जल अवशोषण की क्षमता किस मिट्टी में होती है? तो साथियों, दोमट मृदा में होती है। और मृदा संरक्षण के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। और मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए राजस्थान और जोधपुर में अनुसंधान केंद्र बनाए गए थे। तो ये तो हो गई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जानकारी। साथियों, अब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की मृदा का वर्गीकरण क्या क्या है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भारत के उत्तर प्रदेश के तो साथियों, मैंने पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, उसमें मैंने आपको 3 क्षेत्र बताए थे, यानी 3 तरीके से भौतिक विभाजन इसका किया गया था कि पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र है, जिसे बुंदेलखंडी क्षेत्र कहा जाता है। पठारी क्षेत्र को बुंदेलखंडी क्षेत्र कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की मृदा को 3 भागों में बांटा जा सकता है: पहाड़ी क्षेत्र की मृदा, पहाड़ी क्षेत्र की मृदा, मैदानी क्षेत्र की मृदा और पठारी क्षेत्र की मृदा। तो साथियों, इसका मतलब हुआ कि उत्तर प्रदेश की मृदा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या मैंने आपको बताया? पर्वतीय क्षेत्र की मृदा, मैदानी क्षेत्र की मृदा और पठारी क्षेत्र की मृदा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि पर्वतीय क्षेत्र में एक भावर क्षेत्र होता है और एक तराई क्षेत्र होता है। भावर क्षेत्र कौन सा होता है? कि जब पर्वतों से नदियां नीचे धरातल पर आती हैं तो उस जगह बड़े बड़े पत्थरों में विलीन हो जाती हैं, वहां बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है। और भावर के बाद दलदली जो क्षेत्र आता है उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि पर्वतीय क्षेत्र की मृदा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं साथियों? तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो भावर क्षेत्र की मृदा और एक है तराई क्षेत्र की मृदा। इसी तरीके से अब बात करते हैं मैदानी क्षेत्र की मृदा। तो मैदानी क्षेत्र की मृदा ये पूरी तरीके से नदियों द्वारा बिछाया गया जो मृदा है, जो नदियां जो भी मिट्टी लेके आती थी उसे बिछा दिया गया था। ये प्लाईस्टोन काल में बना हुआ है। अभी आके बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्र में कितनी तरीके की मृदा पाई जाती है साथियों? तो 6 तरीके की मृदा पाई जाती है। एक तो जलोढ़ मृदा, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा और काली मृदा और भूड़ मृदा, जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पठारी या बुंदेलखंडी क्षेत्र में कितने तरीके की मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर साथियों 4 तरीके की मृदा पाई जाती है: लाल मृदा, परवा मृदा, राकर मृदा और भोंटा मृदा। आइए अब हम लोग एक एक
क्षेत्र लेते हैं और वहाँ की मिट्टियों की जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे जानकारी पर्वतीय क्षेत्र की मृदा। तो सबसे पहला हम लोग ने लिया है साथियों, हम लोग बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्र की मृदा। और जैसा मैंने बताया, यहाँ कितने तरीके की मृदा पाई जाती है? दो तरीके की, भाबर क्षेत्र की मृदा और तराई क्षेत्र की मृदा। आइए सबसे पहले हम लोग भाबर क्षेत्र की मृदा देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि हिमालय से आने वाली जो भी नदियां हैं जब धरातल पर आती हैं तो बड़े बड़े पत्थरों में छिप जाती हैं। यहाँ पे मोटे बालू, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं और पूरा का पूरा पानी नीचे शीघ्रता से चला जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भाबर क्षेत्र की मृदा। और इसे क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र। और जो ये मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र की मृदा बोला जाता है या भाबर मृदा का बोला जाता है। और ये जो मृदा का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में कहाँ से है साथियों? सहारनपुर से बिजनौर तक। अब बात करते हैं यहाँ पे वनस्पति कैसी है। तो साथियों यहाँ पर झाड़ी और वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं तराई क्षेत्र की मृदा। तो भाबर क्षेत्र के बाद जब नदियां दलदली क्षेत्र में आती हैं, दलदल बना देती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? तराई क्षेत्र। और यहाँ की मृदा कैसी है साहब? तो दलदली है तो नमी युक्त मृदा होगी। और यहाँ पर कण कैसे पाए जाते हैं? मृदा के महीन। और यहाँ पे कृषि कैसी होती है? क्या क्या उगाया जाता है? तो गन्ना, जूट और धान। तो साथियों बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप भी जानते हैं कि गन्ने और जूट और धान को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए आसानी से ये खेती हो जाती है। और ये गन्ना, जूट और धान ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तराई क्षेत्र में किस तरीके की खेती की जाती है। तो गन्ने, जूट और धान की खेती की जाती है। अब साथियों बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की मृदा जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में मैंने बताया कि जलोढ़, लवड़ी, क्षारीय, मरुस्थली, काली और भूड़ मृदा की हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले बहुत बार पेपर में पूछा गया है साथियों। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैदान के बारे में मैंने बताया कि मैदानों का निर्माण किस काल में हुआ है? तो प्लीस्टोसीन काल में हुआ है मैदानों का निर्माण। और कैसे हुआ है? नदियों ने पूरी तरीके से यहाँ मिट्टी बिछा दी, उससे इस मैदान का निर्माण हुआ है। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? जलोढ़ मृदा की। तो जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? तो नदियों द्वारा निक्षेपित की जाती है, यानी नदियां अपने साथ लाती हैं और मैदानों में इस मिट्टी को बिछा देती हैं। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, याद रखिएगा इसको। और जलोढ़ मिट्टी में यूरिया खाद डालना फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। और जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की मात्रा पर्याप्त होती है। अगला पॉइंट, भारत की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। कैसी होती है? खादर और बांगर। जो पुरानी जलोढ़ है, जब मिट्टी आती है तो परत दर परत बिछती चली जाती है। जो सबसे निचली परत होती है, सबसे निचली, उसे क्या बोला जाता है साथियों? बांगर मृदा। इसे उपहार मृदा भी बोला जाता है। जबकि और नवीन जलोढ़ मृदा को साथियों हम लोग खादर बोलते हैं, नवीन जड़ को। और सबसे उपजाऊ जो मृदा होती है वो खादर मृदा होती है। जैसा मैंने चित्र में आपको दिखाया है कि बांगर मृदा नीचे होती है और खादर ऊपर होती है। और इसी को, खादर को नवीन जलोढ़ बोला जाता है और बांगर को पुरानी जलोढ़। और सबसे उपजाऊ कौन सी होती है साथियों? याद रखिएगा, खादर मृदा। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। और मैंने आपको बताया था कि भारत की राष्ट्रीय मृदा कौन सी है? तो वो जलोढ़ मृदा है। अब कुछ बात और भी हम लोग समझ लेते हैं। एक आती है भूड़ मृदा। तो गंगा यमुना की सहायक जो नदियां हैं, सहायक नदियां, वहां जो बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट के टीले बन जाते हैं, जहां पे बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है,
तो उस मृदा को क्या बोला जाता है साथियों? भूड़ मृदा, यानी मड सॉइल बोलते हैं उसे। और नदियों के किनारे जल भराव क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है उसे डूह मृदा बोला जाता है। ये सारी चीजें परीक्षा उपयोगी हैं ना, याद रखिएगा। इसी तरीके से जो भाट मृदा होती है उसे वो क्या होती है? तो पूर्वी सरयू पार क्षेत्र तथा बिहार के मध्य पश्चिमी भाग में चूना प्रधान जलोढ़ जो मृदा होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं साथियों? भाट मृदा। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये कुशीनगर जिले में पाई जाती है और इसमें एल्युमिनियम के भंडार मिलते हैं और यहाँ पर बाजरा की खेती ज्यादा होती है। अब बात करते हैं साथियों दूसरी मृदा, मैदानी क्षेत्र की जो है वो है लवड़ी मृदा। तो याद रखिएगा लवड़ी मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 7 से 8.5 के बीच होता है। लवड़ी मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। क्या मैंने बोला? हेलोफाइट्स कहा जाता है। और जहां भूमि लवणी हो वहां खेत में पानी भरकर घुलनशील लवणों को पौधे के जड़ क्षेत्र से निच्छालित कर दिया जाता है। यानी जब आपको लगे कि यहाँ पर लवण की मात्रा ज्यादा है तो उस क्षेत्र में पानी भरकर निकास के माध्यम से ऐसा कर दिया जाता है, तो ये यहाँ पे लवण की मात्रा कम हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा गांव में कि कुछ मृदा ऐसी होती है कि ऊपर सफेद सफेद परत बन जाती है, वही लवड़ी मृदा है। उसे ही हम लोग बंजर भूमि भी बोल देते हैं, ऊसर भी बोल देते हैं, जो हमारे यहाँ कॉमन लैंग्वेज है उत्तर प्रदेश में कि उसे ऊसर भूमि बोल दिया जाता है। अब बात करा जाए कुछ और जानकारी ले लेते हैं जो हमसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती है कि ठंडे क्षेत्रों की मृदा में उगने वाली वनस्पति को क्या बोला जाता है? तो उससे क्या बोलते हैं साहब हम लोग? क्रायोफाइट। और कठोर चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट बोला जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों की मृदा में उगने वाली वनस्पति जैरोफाइट कहलाती है। और जल प्लावित क्षेत्रों में मृदा में उगने वाली वनस्पति हाइड्रोफाइट कहलाती है। तो ये हमने तो जानकारी ले ली साहब लवड़ी मृदा की। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी आपको क्या क्या याद रखना है। लवड़ी मृदा में पीएच मान कितना होता है और इसमें उगने वाले पौधे को क्या बोला जाता है, ये सारी जानकारी आप ले लीजिए। अब बात करते हैं क्षारी मृदा की। नंबर 3 क्षारी मृदा की बात करते हैं। तो क्षारी मिट्टी का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। यहाँ तक उम्मीद करें आपको समझ आ गई। ये पीएच मान जरूर याद रखिएगा। और ऐसी भूमि में सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करा जाता है। और यहाँ पर कैक्टस और एलोवेरा जैसे कुछ पौधों को उगाने के लिए आदर्श माना जाता है। अब बात करा जाए कि लवड़ी या क्षारी जो मृदा है उसका उत्तर प्रदेश में क्षेत्र कौन कौन सा है? तो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जहाँ पे लवड़ी और क्षारी मृदा पाई जाती है। अब लवड़ी और क्षारी मृदा के कुछ हमारे उत्तर प्रदेश में नाम हैं। कौन कौन से नाम है? इसे रेह भी कहा जाता है, ऊसर कहा जाता है, कल्लर कहा जाता है, चौपन कहा जाता है, राकर कहा जाता है, थुर कहा जाता है और कार्ल कहा जाता है। तो ये सारी परीक्षा उपयोगी चीजें हैं, इन्हें याद रखिए। अब हम लोग बात करते हैं साहब मरुस्थलीय मृदा की। तो मरुस्थलीय मृदा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4% भाग मरुस्थलीय मृदा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में 50% से वर्षा 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। और यहाँ पर जहाँ पे भी मरुस्थलीय मृदा होगी वहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाते हैं, खासतौर पे सरसों, रागी, तिलहन की खेती भी उपयुक्त मानी जाती है। और जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है वो मरुस्थलीय मृदा में आराम से उगाती है। अब आपसे पूछा जाए कि मरुस्थलीय मृदा में क्या सबसे ज्यादा होता है? तो हम बोलेंगे लवण और फास्फोरस सबसे ज्यादा होता है। और किस चीज की कमी होती है? तो जीवाश्म और नाइट्रोजन की कमी होती है। अब आपसे पूछा जाए कि मरुस्थलीय मृदा पाई कहाँ जाती है? तो बिल्कुल कॉमन सेंस है कि जो राजस्थान से
टच में जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर ये इस तरीके की मृदा पाई जाएगी। नहीं, पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं? मथुरा, आगरा और अलीगढ़, यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अब साथियों बात करते हैं हम लोग काली मृदा की। तो याद रखो कि काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है और इसका काला रंग टिट टिटानी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है और इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है और सूखने में दरार पड़ जाती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। और इसमें अधिकता अगर देखा जाए तो लोहा, एल्युमिनियम, पोटाश, चूना, क्योंकि जो लावा आता है नीचे से तो वो उसी से ये मिट्टी का निर्माण होता है। तो नीचे खनिजों की मात्रा ज्यादा होती है तो जायज बात है इस मिट्टी में भी खनिज ज्यादा होंगे। और कमी क्या होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है, ह्यूमस नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है। अब इस मिट्टी का अगर सर्वाधिक विस्तार देखें तो हम लोग कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, रैगुर है, काली है, कपासी है और चैरनोजम मृदा भी बोला जाता है। याद रखो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मृदा को चैरनोजम मृदा कहा जाता है और केरल में इस मिट्टी को शाली कहा जाता है। इसमें मुख्य जो फसल का उत्पादन होता है साथियों वो कपास है और मूंगफली, तंबाकू, फल उत्पादित भी किए जाते हैं, लेकिन इसको कपासी मृदा भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और कपास की खेती सर्वाधिक होती कहाँ है साथियों? गुजरात में। अब बात करते हैं कि जो भाड़ मृदा है काली मृदा जैसी होती है और बागपत, हापुड़ और शामली में पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा कि बागपत और हापुड़ और शामली में काली मृदा जैसी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो भाड़ मृदा बोला जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, बहुत उपयुक्त माना जाता है काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए। तो कपास का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है तो सिंधु सभ्यता को कपास का जनक कहा जाता है। और सफेद सोना किसे बोलते हैं? तो साफ कपास को ही सफेद सोना बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पठारी मृदा की। तीसरा नंबर हमने 2 कर लिया, एक पर्वतीय क्षेत्र की मृदा कर ली, मैदानी क्षेत्र की मृदा कर ली। अब हम लोग बात करते हैं पठारी या बुंदेलखंडी क्षेत्र की मृदा। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया, यहाँ पे लाल मृदा, परवा मृदा, राकर मृदा और भोंटा मृदा पाई जाती है। आइए देखें होता क्या है। तो साथियों याद रखो जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, यानी जो पठारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी प्री कैम्ब्रियन युग की ग्रेनाइट और नीज जैसी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से बनी है। याद रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र किस युग में बना? तो कैम्ब्रियन युग में बना है। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ की मिट्टी किन चट्टानों से निर्मित है? तो याद रखिएगा आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित। आपसे पूछा जाए कि विशेष तौर पे कौन सी चट्टानें? तो ग्रेनाइट और नीस। ये सारे प्रश्न इस तरीके से आपसे परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले लाल मृदा की। तो लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट जैसी आग्नेय चट्टानों और नीस जैसी रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से होता है। तो याद रखो लाल मृदा में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें टूटती फूटती हैं तो उससे इसका निर्माण होता है। लाल पीली मिट्टी में लाल रंग, लाल पीली मिट्टी में लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है और पीली मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड के कारण ऐसा रंग हमको दिखाई देता है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग लाल मिट्टी का है। सबसे पहला कौन सा मैंने बताया आपको? जलोढ़ मृदा। उसके बाद कौन सी मिट्टी है? लाल मृदा है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मृदा कहा जाता है, यानी छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को मटासी मृदा के नाम से जाना जाता है और इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में 60% भूभाग पर है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि लाल मिट्टी को ओम्ब्रिबस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है।
इस मिट्टी में बाजरा की फसल सबसे अच्छी होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। फिलहाल आपको याद रखना है कि लाल मिट्टी में सर्वाधिक खेती किसकी अच्छी होती है, तो वो बाजरे की खेती होती है। जैसे मैंने काली मृदा में आपको बताया कि सब सर्वाधिक अच्छी फसल किसकी होगी, तो कपास की होगी। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपी तक ये मृदा पाई जाती है। अब एक सवाल और भी आपसे पूछा जा सकता है कि लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है साहब? ट्राई कोडो इसमें अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसकी वजह क्या होती है साहब? कि ट्राइकोडिसियम इरिथियम के कारण एक सवाल होता है, उसकी उपस्थिति में लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है। अब बात करते हैं साहब, ये भोंटा मृदा क्या होती है? तो जो विंध्य श्रेणी है हमारी, विंध्याचल की श्रेणी, उसके टूटने से उसके टूटने से अब बात करते हैं साथियों हम लोग, भोंटा मृदा क्या होती है? तो ये इसका निर्माण कैसे हुआ है? विंध्याचल श्रेणी के टूटने से हुआ है। रंग में ये मृदा कुछ लाल दिखाई देती है और मृदा प्रस्तर के साथ हल्की दोमट मृदा मिलती है और इसमें मोटा अनाज उगाया जाता है। तो क्या मैंने बताया आपको कि भोंटा मृदा का निर्माण कैसे हुआ? विंध्याचल श्रेणी के टूटने से हुआ। इसका रंग कुछ लाल दिखाई देता है और मृदा प्रस्तर में हल्की दोमट मृदा दिखाई देती है। और कैसा इसमें अनाज उगाया जाता है? तो साहब इसमें मोटा अनाज उगाया जाता है। अब बात करते हैं कि परवा मृदा क्या होती है? तो परवा मृदा क्या होती है कि हमीरपुर, जालौन और यमुना यमुना नदी के तटीय भाग, विशेषकर बीहड़ों में ये मृदा पाई जाती है। ये हल्के भूरे रंग की बलुई दोमट मिट्टी है जिसमें कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। और अगला पॉइंट क्या है जो याद रखना है आपको? इस मिट्टी को चने और बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगली मृदा की बात करते हैं कि राकर मृदा के साथियों क्या होती है? तो पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों के ढलान में ये मृदा पाई जाती है और यहाँ पर तिल और चने की खेती होती है। तो साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। और अगले वीडियो में मैं आपको विगत परीक्षाओं में जितने भी सवाल मिट्टी से पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, वो उसका वीडियो जल्दी ही आपके सामने अपलोड कर दूंगा। और साथ ही नीचे पीडीएफ भी मैंने दे दिया है। आप चाहें तो पूरा जो टॉपिक है उसको पीडीएफ में है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद।